हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, आज हम लोग अपने ज्ञान गोदावरी चैनल पर अपने एक नए टॉपिक यूपीएसआई के लिए रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। तो अगर बात करता हूं मैं यूपीएसआई के लिए रीजनिंग की, तो आपको अपना पूरा सिलेबस पता होगा। वैकेंसी के बारे में आपको मैं एक अलग से वीडियो जिसमें सारा का सारा सिलेबस डिटेल करूंगा, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या पढ़ना, कितना और कैसे। लेकिन अभी मैं सीधे आपकी क्लास को शुरू करूंगा। वैकेंसी आपको सारी जानकारी होगी। हाँ, एक काम आप लोग जरूर करिए कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ वीडियो कंप्लीट देखिए, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी प्रॉब्लम्स को, या जो भी चीज़ें कहनी है, ताकि हम लोग का भी उत्साह बढ़ता रहे। संस्थान यदि आप लिए काम करता है तो आपकी छोटी सी जिम्मेदारी, हम लोग सब कुछ आपको देते रहेंगे कि बस आप अपने लाइक को कर दें, कमेंट अवश्य करें कि किस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको, कोई और रिक्वायरमेंट हमें बताइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और अगर शुरुआत करूंगा तो बड़े एक छोटे से वाक्य से। और डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना कि देखो, आपका जुनून क्या है? वर्दी। वर्दी एक ऐसा शब्द होता है जिसे कभी अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ती, यानी जहां आप जाओगे अपने आप दिखते रहोगे कि आप कौन हो। बाकी सभी पद वालों को अपना परिचय देना होता है। तो आप याद रखिए, इसके लिए एक शब्द लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। लक्ष्य क्या है आपका? यूपीएसआई। वर्दी चाहिए तो जुनून भी होना चाहिए, तो वरीयता क्या होगी? पढ़ाई। चलिए हमारे साथ शुरू करिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा रीजनिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, तो शुरू करिए, लिखिए रीजनिंग। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो देखो आपकी ये जो रीजनिंग है, जिसे आप हिंदी में बोलोगे तर्क शक्ति परीक्षण या बुद्धि परीक्षण, चाहे जिस नाम से आए, तर्क शक्ति परीक्षण, या फिर इसी को हिंदी में लिखा जाएगा बुद्धि परीक्षण, या इसी को लिखा जाता है सामान्य तर्क बुद्धि परीक्षण। आपको कुछ भी लिखा रहे उसमें टेंशन नहीं लेना। ऐसा कोई भी शब्द जिसका मतलब है तर्क, वही होगी तर्क शक्ति। सवाल यहाँ पे ये आपको जानना है सबसे पहले कि वास्तव में ये रीजनिंग है क्या, या रीजनिंग का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं कि मैथ्स हमारी एक बदे बधाई ढर्रे पर काम करती है, उसमें डेट श्योर ये होगा तो होगा ही होगा। लेकिन रीजनिंग के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। रीजनिंग के साथ साथ यदि मैं अपना माइंड लगाऊंगा तो मेरे साथ साथ आपको भी ये काम करना ही होगा। तो जरा देखो, यहाँ पे रीजनिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, तो वो ये है सही, सटीक और तुरंत। सही, सटीक और तुरंत निर्णय लेने क्षमता को जांचना और परखना। आप देखिए कि रीजनिंग का ये सामान्य मतलब है। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि ये तीन शब्द हमने लिखे, सही, सटीक और तुरंत निर्णय। सोचो कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में अगर ये तीन चीजें हों कि वो सही, सटीक और तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो, तो दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसे वो हासिल ना कर ले, कोई ऐसी मुसीबत नहीं होगी जिसका वो हल ना निकाल ले। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक शिवखेड़ा की एक लाइन मुझे याद आती, मैं आपको ऐसे ही सुना देता हूँ कि सफल व्यक्ति हर प्रश्न का एक समाधान ढूंढता है और असफल व्यक्ति हर समाधान में एक प्रश्न। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, आपने बहुत सारे ढोलमुल को देखा होगा, क्या करना, क्यों करना, नहीं करना, इस चैनल से जुड़े ना जुड़े, वहाँ फायदा यहाँ नुकसान, यानी वो क्या है, टोटल बीपीएल है, बिन पैदी के लोटा। अर्थात ये भी तय नहीं कर पाते कि मैं कंपटीशन दे रहा हूं तो मुझे क्या करना। आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। इस उम्मीद के साथ ये रीजनिंग आपका एक सही ज्ञान दर्शन भी देती है। चलिए, ज्ञान दर्शन के साथ अब अपने क्लास की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं अब रीजनिंग के लिए, तो आपको इतना समझना है कि आपकी रीजनिंग के दो प्रकार होंगे। हम लोग को पढ़ने का जो तरीका है, जिस दिन मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा उसमें एक एक बात बताऊंगा कि आपका प्रैक्टिस कैसे होना है, क्लास कैसे चलनी है, आपके लिए टेस्ट कैसे करूंगा, मैं सारा विश्लेषण अलग से आपके साथ एक क्लास में करूंगा। अब यहां सबसे पहले आप लोग अपनी इस रीजनिंग के दो हिस्से होते हैं, दो प्रकार में बांटिए।
अगर दो प्रकार में बांटोगे तो पहला आपका कहलाता है वर्बल रीजनिंग, ये आपका हो गया वर्बल रीजनिंग। इस वर्बल रीजनिंग को हिंदी में बोला जाएगा शाब्दिक तर्क शक्ति। तो ये हो गया शाब्दिक तर्क शक्ति, या इसका दूसरा नाम है भाषिक तर्क शक्ति। अब ये भाषिक तर्क शक्ति क्या है, बस अभी हम लोग तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड अपने लिए होगा नॉन वर्बल रीजनिंग का। अगर मैं यहां नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूंगा तो अगर ये आपका शाब्दिक है तो ये हो जाएगा अशाब्दिक तर्क शक्ति। यदि ये भाषिक है तो यह हो जाएगा अभाषिक तर्क शक्ति। ये हो गए आपके रीजनिंग के दो प्रकार। अब यहां इतना बताता चलूं कि आपके एग्जाम के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि वर्बल रीजनिंग से आपके एग्जामिनेशन में 90% यानी 90% क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग वाले, 10% प्रश्न आपको नॉन वर्बल से मिलेंगे। तो ये फैसला हो गया कि जितना कुछ हमें जानना, समझना, बताना, लगाना है, उस सबसे ज़्यादा हम लोगों का फोकस कहाँ रहेगा, वर्बल रीजनिंग पर रहेगा। इस वर्बल रीजनिंग के भी 3 हिस्से होंगे। आप अच्छे से मेरे साथ अपने कॉपी में नोट करते हुए आगे बढ़ना। देखो भाई, पहला सेक्शन आपका कहलाता है जनरल मेंटल एबिलिटी का। ये हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी। इसी को आप हिंदी में कहते हो सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये होगा आपका पहला सेक्शन, सबसे बेहतर सेक्शन होगा। दूसरे में आप लोग पढ़ोगे लॉजिकल रीजनिंग, सारा आपके सिलेबस में है, यानी ये हमारा है तार्किक तर्क शक्ति, सेकेंड सेक्शन। थर्ड में होगा एनालिटिकल रीजनिंग, यानी ये हो जाएगी विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। अगर यहाँ पे आपको एक बात बता दूं मैं कि सबसे लंबा काम, अब देखो पहले तो हमने जाना कि वर्बल नॉन वर्बल डेफिनेशन क्या, बस आपको 2 सेकंड बाद बताने वाला हूँ। इसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया कि वास्तव में आपकी वर्बल रीजनिंग के 3 पार्ट हैं। पहला हमारा क्या है भाई, जनरल मेंटल एबिलिटी के नाम से, दूसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग के नाम से, तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से होगा। यहाँ पर आप देखिए इसमें जो हमारे पास चैप्टर होंगे वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पहले सेक्शन में हम लोग शुरुआत करेंगे। कैलेंडर आपके पास है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट है, वेन डायग्राम, दिशा संबंधी, रिश्ता यानी दादा नाना काका मौसा फूआ, जितने भी लोग ये सारे के सारे आने वाले हैं आपके पास, ये सेक्शन चलेगा। अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत कथन, कार्यवाहियां, प्रबल तर्क, निर्बल तर्क, इस तरह के तमाम टॉपिक आपके पास आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत यहाँ पे देखो कुछ प्रबल और निर्बल के अंतर्गत जैसे दहेज हत्या से जुड़े हुए प्रश्न हैं, वर्तमान परिस्थिति में प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे तमाम टॉपिक। कुल मिला के इसमें बहुत मजा आपको आएगा। और गणित का 1/4 1/4 मेहनत कर दीजिए एक बार ध्यान से, फिर कभी रीजनिंग आपकी गलत नहीं हो सकती। नॉन वर्बल तो मेरे पास ऐसे कॉन्सेप्ट है कि 2-2 सेकंड चित्र देखो उत्तर दे दो, चित्र देखो उत्तर दे दो, अपना यही फंडा होगा। डायलॉग मारते हुए हम लोग लगाते चले चलेंगे, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हम लोग एक एक क्लास आगे बढ़ें। तो मैं आपको अब पहले ये बताने चल रहा हूं कि वास्तव में वर्बल क्या है, फिर हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी से शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक कैलेंडर का लेंगे, फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे, सारा सिलेबस हम आपसे डिस्कस कर देंगे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात वर्बल की आती है, क्या ये वर्बल रीजनिंग? तो अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो आप याद रखना कि वे सारे प्रश्न जिनमें अंक, अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर गणितीय चिन्ह, कुल मिला के जो सारी चीजें आपकी लैंग्वेज में है। लैंग्वेज क्या है? जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, यही तो लैंग्वेज है मेरे भाई। तो आप देखो कि यहां पर आप ये कहना कि वे प्रश्न जिनमें कि अंक, अक्षर, शब्द, वाक्य
या फिर गणितीय चिन्हों, मैथमेटिकल साइंस या गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाए। अर्थात वे सारे के सारे प्रश्न जो भाषा के रूप में हों उन्हें ही कहा जाएगा क्या, भाषिक तर्क शक्ति। बात समझ गए आप। इसमें आपके सारे के सारे सेक्शन हो जाएंगे जो अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, कैलेंडर वगैरह इत्यादि। अब आगे आता है नॉन वर्बल। वे प्रश्न जो भाषा के रूप में हैं तो भाषिक कहलाएंगे, और जो भाषा के रूप में ना हो तो क्या कहलाएंगे, अभाषिक कहलाएंगे। अब जरा सोचो, अगर वो भाषा के रूप में नहीं होगा तो किस रूप में होगा, जाहिर तौर पर चित्र के रूप में होगा। यानी वे प्रश्न जिनमें चित्र या आकृति इत्यादि दृश्य माध्यमों यानी विजुअल मीडिया, तो चित्र या आकृति इत्यादि दृश्य माध्यमों का प्रयोग किया जाए उनको ही कहा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। जिसमें हम क्या जानेंगे, जिसमें कागज को काटना, कागज को मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृतियों को पूरा करना, छिपी हुई आकृति को ढूंढना। सबसे मजे की बात यह है कि आप लोगों के बीच में बड़ा फेमस रहता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, कितने चतुर्भुज होंगे। ऐसे जो तमाम क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। अब आप त्रिभुजों की तो चिंता ही मत करना, बस ऐसे रफली एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। चाहे जैसा त्रिभुज लेके आना, 3 सेकंड में आंसर ना निकल जाए तो हमें बताना, लेकिन कब, जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तब। अब जैसे मैं एक नॉन वर्बल का ऐसी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, फिर हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आपके पास ऐसा कोई एक ट्रायंगल दे देता है कोई व्यक्ति और आपसे ये कहता है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे बता दो। आप चिंता ना करें टेढ़े मेढ़े कैसे होगा तो क्या होगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे आसान तरीका, बाकी हम लोग तो इसको अपने एक कॉम्बिनेशन होता है संचय, वहां से तो सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन अभी देखो मैं सबसे आसान तरीका कहता हूं मेरे भाई, बस लिखते जाओ। भाई त्रिभुज है तो क्या, 2 रेखाएं आपको ऐसी चाहिए, नॉर्मली ये वर्टिकल है, और एक रेखा ऐसी चाहिए हॉरिजेंटल, तब तो वो आपका ट्रायंगल बनेगा। तो आप क्या करना, इसी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए 1 2 3 4 ऐसे लिख दो। कोई काम मत करना, बस सारे नंबर को जोड़ दो और आपका बराबर आंसर लिखिए, कभी गलत नहीं होगा। 3 3 6 4 10 त्रिभुज होंगे। जब भी गिनना हो गिन के देख लीजिए, ना 9 होगा और ना ही 11 होगा। आप ही चिंता मत करना कि ऐसे आ गया तो हम क्या करेंगे, वो चाहे जैसे आ जाएगा हम लोग सब कुछ करेंगे। अब मान लीजिए कि ऐसे मिलाकर के दे दिया गया और ये कह दिया गया कि भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे गिन के बता दो। अब देखो मैं आपको अगर इसको ऐसे दिखा देता हूं तो एक्चुअली ये क्वेड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है। अगर इस चतुर्भुज के ये डायगोनल यानी विकर्ण होंगे मिला दिए जाएं, तो अगर आप ऐसे रफली गिनोगे सामान्य तरीके से, देखो 1 2 3 4 हो गए, इन दोनों के एक में मिला दो 5, इनको मिलाओ 6, इन्हें मिलाओ 7, इनको मिला दो 8। तो आप अगर मैं पूछूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आप कहेंगे मैं समझ गया कि इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 8 8 8, बोलो 8 त्रिक 24 24 हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं धोखा ना हो जाए, मजबूरी में कहना पड़े तेरी एक छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। अर्थात यहां देखो सटा सटा के बनाया गया, तो भैया चलो राधा श्याम का मिलन भी करा देते हैं जरा। ये देखो आके मिलेगा, ये मिलेगा, तो प्रॉपर वे में देखिए एक ट्रायंगल आपका डियर स्टूडेंट्स यहां से बन जाएगा, एक ये बन गया। ऐसे जरा इसको भी देखना, क्योंकि हमें इसमें गिनती ही गिननी होती है। एक यहां हो गया, तो एक एक मिलके क्या 2, तो डायलॉग क्या मारेंगे, मिलेंगे हर मोड़ पर कितने 2। वैसे भी एक की तो कोई मुलाकात होती नहीं, तो 2, तो मिलेंगे हर मोड़ पर 2, तो 2 2 4, 24 में 4 जोड़ो कितने आए 28, आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप चिंता नहीं करना, हम आपको ऐसे कराएंगे, फिर जब हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तब 12 कैसे हो जाएंगे, फिर वर्टिकल डालेंगे 16 कैसे हो जाएंगे, या फिर आपके इस तरीके कोई दिए जाएंगे उल्टे पुल्टे तो क्या होना। आपको हर तरीके क्वेश्चन कराऊंगा, सब जगह अपना ये फंडा लगेगा इसलिए। लेकिन एक एक क्लास हम आगे बढ़ेंगे तब तो। चलिए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर रीजनिंग का सबसे खतरनाक सवाल या चैप्टर जिससे आप बहुत बचने की कोशिश करते हो, शुरुआत मैं वहीं से करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने कैलेंडर सीख लिया तो बाकी चैप्टर तो हंसते हंसते कट जाए, रास्ते टाइप के हैं, उनमें कोई टेंशन होनी नहीं है। सो बिना किसी देरी के अपनी कॉपी पर आप कैलेंडर शब्द लिखिए और सबसे पहले कैलेंडर की सारी बेसिक बातें मेरे साथ सीखिए, फिर जाकर के हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करेंगे। सो कैलेंडर,
अब देखो मैंने आपके लिए लिखा कैलेंडर। कैलेंडर क्या है पता नहीं, क्या है पता तो करना पड़ेगा। पहले तो ये जानो कि वास्तव में कैलेंडर से क्वेश्चन कितने आने हैं। इसका हल्ला बहुत ज़्यादा दम कम है, तो जो सच वो जानते रहिए, अधिकतम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको बताने चल रहा हूँ कैलेंडर क्या है, कैलेंडर के प्रकार क्या होंगे, हमारे लिए जितनी कैलेंडर की बेसिक बातें हैं, कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया, ये सारी बातें करके फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैलेंडर के प्रश्नों के प्रकार आप अपनी कॉपी में अवश्य डालें, फिर हम आगे की बात आपको सिखाएंगे। तो तेजी से मेरे साथ लिखेंगे आप। टाइप 1 जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ लिखना 1 जनवरी ईस्वी 1 को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। एक क्वेश्चन इसका आता है बड़ा मजेदार। कैसा सवाल? जैसे आपने बार बार सुना होगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मान लीजिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाए याद और आप कमेंट बॉक्स में लिख दें सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, जरा आप मेरा दिन मुझे बता दीजिए। तो एग्जैक्टली वो सारे प्रश्नों का यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, वो है टाइप 1। या कई बार आप देखिए अपने यहाँ वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, हम लोग तो बहुत कुछ करते हैं। आजकल थोड़ा कोरोना ने ब्रेक लगा दिया, फिर मनाएंगे, चिंता मत करिए। तो ये पहला टाइप में सारे सवाल नहीं। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लिख ही देना मेरे भाई। ये क्या होगा? लिखिए, ये है किसी अन्य तिथि को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। सर्वाधिक क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे? देखो दोनों के बीच में अंतर क्या है। इसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बस कह के फुर्सत हो गई। यानी इसमें पूछा गया दिन तो हमें बताना होता है, लेकिन आपको दिए गए दिन का अता पता लापता होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर रहेगा कि 3 मई 2019 को सोमवार था, तो 27 अप्रैल या 27 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। यानी इसमें एक दिन दिया भी होगा और एक पूछा भी होगा, और इसमें जो कुछ दिया होता है वो काल्पनिक होता है, इसका जो भी आंसर आता है वास्तविक आता है। सो हमें ये दोनों समझना। तीसरा बहुत आसान है, कभी कभार भूले भटके आने वाला टाइप है, फिर भी हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे, और उस टाइप का नाम लिखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित प्रश्न। ये हमारा तीसरा टाइप होगा और सबसे आसान, बड़ा लंबा लेकिन रहता है। अब आंसर निकालने में 3 से 4 सेकंड अधिकतम लगेंगे। तो तीनों टाइप आपने लिख लिया होगा। इस उम्मीद के साथ अब मैं इसे जरा मिटाता हूं और आपके साथ आगे चलूंगा। अब देखो कोई भी टाइप लगाना है तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कैलेंडर का मतलब क्या है और सारी बेसिक बात। शुरुआत करता हूं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कैलेंडर क्या है, तो आप इसका जवाब ये लिखना कि समय को मापने की बड़ी इकाई। तो समय को मापने की बड़ी इकाई को क्या कहा जाएगा? कैलेंडर। तो समय को मापने की बड़ी इकाई को ही हम कैलेंडर कहेंगे। जैसे हमने बड़ी इकाई शब्द प्रयोग किया, आपके मन में तुरंत आएगा कि छोटी इकाई क्या होती है, तो घबराइए मत। छोटी इकाई घड़ी के माध्यम से मापी जाती है, और अपने रीजनिंग के सिलेबस में क्लॉक एंड टाइम टेस्ट कंप्लीट है, जिसमें बंदर चढ़ना उतरना वाले, कछुआ भागना दौड़ाना वाले सारे सवाल आपको मिलेंगे। फिलहाल कैलेंडर देखो। अब समय की बड़ी इकाई कैलेंडर, आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी कैलेंडर की शुरुआत क्या होती है? दिन से। फिर कैलेंडर में आपके पास क्या मिलेंगे भाई? सप्ताह होंगे। फिर आपके पास महीना होगा और वर्ष। किसी कैलेंडर के माध्यम से इन्हीं चीज़ों की माप की जाती है, यानी डे,
वीक, मंथ एंड ईयर। तो किसी कैलेंडर से हम अधिकतम एक वर्ष की गणना करते हैं। अब अगली बात अगर मैं करता हूं कि ये जो कैलेंडर है, एक बार लखनऊ अधीनस्थ ने पूछ दिया, वैसे आपका यूपीएसआई है तो आ सकता है सवाल, उसने पूछा था कि वर्तमान कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया। तो पहली टेंशन तो ये हो गई कि वर्तमान कैलेंडर का क्या मतलब आपका। आज सोचिए कि हम जिस देश में हैं, हमारी ये ताकत है कि हम एक हैं, बावजूद इसके हमारे धर्म, हमारी मान्यताएं तो अलग अलग हैं। यहाँ आज भी हिंदुओं का अपना हिंदू संवत चलता है, जिसे आप चैत पहला महीना होता है जानते होंगे। आज भी मुस्लिम भाइयों का अपना हिजरी संवत चलता है, नेपालियों का नेपाली संवत, बंगालियों का बंगला संवत। तो फिर यहाँ पे हमारी परीक्षा में कौन सा आता है, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। वहाँ पे जो कैलेंडर आता है, जब कभी लिखा रहेगा वर्तमान कैलेंडर, तो समझ जाना उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, डियर स्टूडेंट, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वास्तव में इसको भारत सरकार ने, तो आप यहाँ लिख सकोगे इसे भारत सरकार ने, खास बात है 22 मार्च 22 मार्च 1957 यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में अपनाया गया इसे। तो ये हो गया 22 मार्च 1957 को अपनाया। यही प्रश्न पूछा गया, इसके पहले प्रश्न सीजीएल में भी आ चुका है और अन एग्जामिनेशन में भी। सवाल क्या था कि वर्तमान कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया। आपका आंसर निकल के आया 22 मार्च 1957 को। इस कैलेंडर यानी ये कौन सा है, ग्रेगोरियन, ये कैसा कैलेंडर है, इंटरनेशनल है, केवल भारत ही नहीं दुनिया में हर जगह इसका लगभग प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारी भारत सरकार ने एक शक संवत है, वैसे शक का मतलब पीरियड होता है, तो एक शक संवत है, उसका भी प्रयोग इसके साथ साथ ही करती है। और ये शक संवत का प्रारंभ आपने कुषाण वंश का नाम सुना होगा, तो कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, उसी ने प्रारंभ किया था ये 78 ईस्वी में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम दो कैलेंडर का आधिकारिक तौर पर प्रयोग करते हैं, एक हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक शक संवत। लेकिन आम बोलचाल की भाषा, सवाल पूछने में हर जगह हम अपने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही प्रयोग करते हैं। ये तो हो गई इनके बारे में जानकारी। इतनी बातों में आपके काम का क्या निकला, आपके काम का इतना ही था कि भारत सरकार ने इसे कब अपनाया। आंसर बोलो भाई, तो आपका आंसर आएगा 22 मार्च 1957। बाकी कहानी थी। अगली पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस अगर करता हूं तो इसका प्रारंभ बस ऐसे बता देता हूं, रोम। तो रोम के 13वें पोप, तो रोम के 13वें पोप समझते हैं आप लोग, एक्चुअली शब्द ये है बट नॉर्मली लोग बोलते हैं पोप, यानी ये ईसाई धर्म का प्रमुख होता है। उनका नाम था ग्रेगरी महोदय। देखिए कैलेंडर ऐसा नहीं कि इन्होंने डायरेक्ट आके बना दिया, इसके पहले भी कैलेंडर चल रहा था। एक बार एक प्रश्न आ गया, प्रश्न क्या था, बहुत मजेदार था, आप इसे अपने एक नोट में जरूर मेंशन कर लेना, याद आया तो आपके लिए लिखा देता हूं। प्रश्न था ये भी हालांकि लखनऊ अधीनस्थ ने 2015 का सवाल है, पूछा था। इन्होंने पूछा था कि वर्तमान कैलेंडर से पहले एक वर्ष में कितने महीने होते थे। है ना बड़ा बेकार सा सवाल, लेकिन बड़े काम का है। अभी बताओ एक वर्ष में कितने महीने, तो आप आंसर दोगे 12 महीने। लेकिन याद रखना, यहां पे लिख लेना कि वर्तमान कैलेंडर से पहले, तो वर्तमान कैलेंडर से पहले क्या चलता था, लैटिन कैलेंडर चलता था। तो वर्तमान कैलेंडर से पहले लैटिन कैलेंडर में एक वर्ष में 10 मंथ यानी 10 माह होते थे और वर्ष का आरंभ, खास बात है, मार्च महीने से होता था तथा अंत दिसंबर, आज की तरह। तो यहां पे आपने मेरी बात सुन ली मेरे भाई कि यदि कभी प्रश्न आता है कि वर्तमान कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर चलता था वो कौन था, लैटिन कैलेंडर था, जिसको जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर वगैरह ने बना रखा था। उसमें एक वर्ष में 10 महीने हुआ करते थे और वर्ष का पहला महीना क्या होता था, मार्च। अभी आजकल क्या होता है, जनवरी, अंतिम दिसंबर, तब भी होता था, अब भी होता है।
इसी सब कैलेंडर को लेके ग्रेगरी महोदय ने पूरा एक संशोधित रूप जारी किया, और जो संशोधित रूप हमारे पास आया, तो अब अगली बात जानोगे, जो मेरा वर्तमान कैलेंडर है, तो वर्तमान कैलेंडर का प्रारंभ हुआ 1 जनवरी ईस्वी या सन ईस्वी 1 दिन सोमवार। खास बात, अब अगर कोई आपसे पूछे कि सप्ताह का पहला दिन, तो बेहिचक आंसर क्या है? मंडे है। अगर कोई पूछे कि आपका ये कैलेंडर कब शुरू हुआ, तो आपका जवाब है मंडे को शुरू हुआ। जब आप इस तरह सवाल करोगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो यहीं से पॉइंट लिया जाएगा कि चूंकि पहली तारीख को सोमवार था, इसलिए 15 अगस्त 1947 को ये आंसर होगा। कैसे वो निकालना हम आपको सिखाएंगे। अब अगली छोटी सी बेसिक बात, अब यहाँ पे बेसिक बात ये है स्टूडेंट कि जब भी आप यहाँ कहते हो सप्ताह या कभी कभी हफ्ता शब्द बोल दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बात एक ही है वो, यानी ये वीक है। तो किसी भी सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे, ये आप सभी लोग जानते हो। उन दिनों की शुरुआत कहाँ से होगी? संडे से लेकर के मंडे से लेकर संडे तक, यानी सोमवार से रविवार तक। ये आप सबको याद है, लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ वर्ष की, तो वर्ष यानी आप सबको ये पता है कि कोई भी वर्ष होगा उसमें बोलो महीने कितने होंगे मेरे भाई? 12 हो जाएंगे। और ये महीने जो 12 होंगे, शुरू का पहला महीना कौन होगा? जनवरी से लेके डॉट हम लोग दिसंबर तक आज की तारीख में काम करते हैं। यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको कि जो 12 महीने हैं, वास्तव में डियर स्टूडेंट इसके कुल 4 प्रकार आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। पहला ये कि यहाँ पे पहला भाग होगा इसका 7 माह, 7 मंथ ऐसे होंगे जिसमें 31 दिन होते हैं, 31। तो 7 माह 31 दिन वाले होंगे। 4 महीने ऐसे होंगे आपके पास, 4 मंथ, तो 4 माह 30 दिन वाले होंगे। और फरवरी 2 तरह के होगी। एक फरवरी अगर वो लीप वर्ष की निकलती है, लीप वर्ष के अभी समझाता हूं, तो उसमें होगा 29 दिन। अगर वो फरवरी सामान्य वर्ष की हुई, तो वहां पे आपका हो जाएगा ये 28 दिन। ये सारे पॉइंट्स लिखते जाना, क्यों क्वेश्चन सॉल्व करने में इन सब की ही आवश्यकता होगी। अब जरा देखो, अगर आपको याद नहीं ये है, तो उसमें बैठ के अंगुली पे गिन के सुखैती करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक लाइन लिख देता हूं, वह आपको याद रहेगी। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सभी 31। तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी में फास्ट लिखिए, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। याद रहेगा ना? तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इतना जान लेने के बाद आइए हम ये सीखेंगे कि वास्तव में ये वर्ष सामान्य और लीप क्या होते हैं। तो सामान्य और लीप वर्षों के बारे में बात करूं, तो आप हेडिंग इतना ही दोगे, उससे पहले समझते रहना डियर स्टूडेंट्स। ये आ गया वर्ष, यानी वर्ष की बात करता हूं, तो ये वर्ष 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार के जो वर्ष आपके पास हैं, उनमें पहला कहलाता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसे आप लोग बोलोगे सामान्य या साधारण वर्ष। तो सामान्य या साधारण वर्ष ये क्या होता है, सीखते हैं अभी। दूसरा हमारे पास होता है लीप ईयर, जिसे हम लोग लिखेंगे अधिवर्ष, और हिंदी में भी इसे लीप वर्ष समझा और लिखा जाता है। तो ये आपके पास वर्ष हो गए 2 प्रकार के। यहाँ पे एक बात बताऊं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई साधारण वर्ष किसे कहेंगे, बस छोटी सी डिफिनेशन जानो, ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से ना कटे। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिएगा,
मैं बोर्ड पे इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो जाए कि वास्तव में नोट्स कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में बहुत कहानी नहीं लिखी जाती। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से ना कटे, अब 4 से क्यों कटता नहीं कटता अभी मैं चर्चा कर लूंगा, बहुत शार्ट में आपके काम का भी नहीं है फिर भी। तो ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से ना कटे वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष। जैसे, अब जैसे में तो हम लोग कुछ भी लिख दें, जैसे हमने लिख दिया 2018, 2019, 2021, 2022 इत्यादि, ये सारे के सारे साधारण वर्ष होंगे। इस साधारण वर्ष में क्या खास होगा? बस इतना ही खास होगा कि इनमें होंगे 365 दिन और यहाँ पर फरवरी हो जाएगी 28 दिन की, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से ना कटे तो वो क्या कहलाया? सामान्य वर्ष। तो तय हो गया जो 4 से कटेगा वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। तो ऐसा वर्ष जो 4 से कटे, बस इतनी ही डिफिनेशन लिखना, उसे कहेंगे लीप वर्ष। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मान लिया कि मैंने यहां लिख दिया 2016, अभी हम लोग 2020 में चल रहे हैं, 2020 आप बहुत मजे कर रहे हो, 2024 ले लो, 2028 आप लिखें, ये सारे के सारे आपके लीप वर्ष कहलाएंगे। यहां क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 365 डेज हैं तो यहाँ हो जाएगा 366 यानी 366, 66 नहीं 66 डेज। यहाँ अगर फरवरी में 28 हैं तो यहाँ फरवरी में कितने होंगे? 29 दिन होंगे। ये जानना इसलिए जरूरी, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ बार बार ये देखना रहेगा कि वास्तव में वह वर्ष लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है, तब हम लोग तय करेंगे क्वेश्चन में हमें कितने दिन रखने होंगे। ये हो गया आपका सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब चलो आगे की बात मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग सेंचुरी, ईयर इत्यादि के बारे में जानकारी लेंगे और उस क्लास में आपको बहुत मजा आएगा, कहीं से कुछ भी बोरिंग नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।